सोचिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, चारों तरफ लोग हैं, आवाजें हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। फिर अचानक ट्रेन जोर से हिलती है, एक झटका लगता है और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा और पानी। आप चिल्लाना चाहते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। 6 जून 1981 भारत में ये कोई कल्पना नहीं थी, ये हकीकत थी। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा और आप देख रहे हैं क्या समझे आप। 1980 के दशक का भारत आज जैसा तेज और डिजिटल नहीं था। उस दौर में ट्रेन सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का सबसे अहम कड़ी थी। गांव से शहर, काम से परिवार, उम्मीद से मजबूरी तक सब कुछ इन्हीं पटरियों पर चलता था। जर्नल डिब्बे में ठसाठस भरी भीड़, खिड़की से आती हवा, बच्चों की आवाजें, मजदूरों के थैले और हर चेहरे पर एक अलग अलग कहानी। यही भारत की असली तस्वीर थी। लेकिन इसी तस्वीर के पीछे एक सच्चाई और भी थी। रेलवे तेजी से फैल तो रही थी पर सुरक्षा उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही थी। कई जगह पटरियों की हालत कमजोर थी, पुल पुराने थे और सिस्टम पर बोझ बढ़ता जा रहा था। बिहार जैसे इलाके में जहां नदियां हर साल अपना रूप बदलती है, वहां रेलवे का हर पुल सिर्फ लोहे और सीमेंट का ढांचा नहीं बल्कि एक जोखिम भी था। खासकर मानसून के दिनों में जब बागमती जैसे नदियां शांत दिखती हुए भी अंदर ही अंदर उफान होती थी। लोग इन खतरों को जानते तो थे लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था। उन्हें सफर करना ही था क्योंकि वही उनकी रोजी रोटी थी, वही उनका घर तक पहुंचने का रास्ता था। और इसी आम रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक दिन एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो देखने में बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही सफर भारत के इतिहास की सबसे खौफनाक कहानी में बदलने वाला था। और उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। मानसी से सहरसा की ओर जाने वाली एक साधारण पैसेंजर ट्रेन अपने तय समय पर चली थी। वही भीड़, वही हड़बड़ी, कोई सीट पकड़ने की कोशिश में, कोई दरवाजे पे खड़ा, कोई अपने सामान को संभालते हुए तो कोई बस खिड़की से बाहर देखते हुए सफर को काटने की कोशिश कर रहा था। ये कोई खास यात्रा नहीं थी, ना कोई वीआईपी, ना कोई अलग इंतजाम। ये उन लोगों की ट्रेन थी जिनके लिए हर दिन एक संघर्ष था और हर सफर एक जरूरत। डिब्बे में जगह से ज्यादा लोग थे, सांस लेने की भी मुश्किल, लेकिन फिर भी सब सामान्य लग रहा था क्योंकि यही उनकी रोजमर्रा की हकीकत थी। कोई अपने गांव लौट रहा था, कोई काम की तलाश में जा रहा था, कोई परिवार से मिलने। हर इंसान के पास एक वजह थी, एक मंजिल थी और एक उम्मीद थी कि ये सफर भी बाकी दिनों की तरह सुरक्षित खत्म होगा। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। पटरियों की खरखराहट, लोगों की बातें, बच्चों की आवाज, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें खतरे का कोई एहसास नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे वो अनजाने में उस जगह के करीब पहुंच रही थी जहां कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसा पल जो न किसी ने सोचा था, न किसी ने महसूस किया। और उसी वक्त मौसम ने भी करवट लेनी शुरू कर दी थी। आसमान में बादल घिर चुके थे, हवा भारी हो गई थी और दूर कहीं बिजली की हल्की चमक उस आने वाले खतरे का इशारा कर रही थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, पटरियों के नीचे की जमीन नमी से भरती जा रही थी और सामने बहती बागमती नदी अपने सामान्य रूप में नहीं थी। बरसात के अक्सर उसका पानी पहले से ज्यादा उफान पर था, बहाव तेज था और पुल के नीचे उसका स्वर एक अजीब बेचैनी पैदा कर रहा था। उस दौर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं था। कई पुल पुराने थे, कई ट्रैक मौसम के असर से कमजोर हो जाते थे, लेकिन सफर नहीं रुकता था क्योंकि रुकना मतलब ठहर जाना और ठहरना उस वक्त इंसान के लिए सबसे बड़ी मजबूरी थी। ट्रेन अब उस पुल के करीब पहुंच रही थी जहां हर डब्बा धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर चढ़ रहा था जो बाहर से तो मजबूत दिखता था लेकिन अंदर ही अंदर हालत कुछ और कहानी बयां कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड बाद ये खरखराहट चीखे में बदलने वाली है। ये सफर अचानक रुकने वाला है और ये पुल एक खामोश गवाह बनने वाला है उस हादसे का जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। और फिर सब कुछ एक पल में ही बदल गया। पहले एक तेज झटका, जैसे किसी ने पूरी ट्रेन को अचानक रोकने की कोशिश की हो। डब्बे के भीतर बैठे लोग संभल भी नहीं पाए थे कि दूसरा झटका और भी जोर से लगा और उसी के साथ संतुलन टूट गया। पटरियों पर दौड़ती वही लंबी ट्रेन अब बिखरने लगी थी। एक एक करके डब्बे अपनी लाइन से हटते गए। लोहे की घिसटती आवाज, टूटते जोरों की कराह और अचानक उठती चीखें, सब कुछ एक साथ गूंज उठा। अगले ही कुछ सेकंड में सामने था वह पल जिसे कोई रोक नहीं सका। डब्बे पुल से नीचे की ओर झुके और फिर सीधे उफनती बागमती नदी में गिरते चले गए। पानी के टकराने की भारी आवाज के साथ सब कुछ अराजकता में बदल गया। कुछ डब्बे आधे डूबे,
कुछ पूरी तरह समा गए। अंदर बैठे लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है, और जब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा, पानी और घबराहट ने मिलकर हर दिशा को बंद कर दिया था। खिड़कियां जो कभी हवा देती थी अब बाहर निकलने का रास्ता बन सकती थी, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि कुछ ही सेकंड में वो साधारण सफर एक खौफनाक हादसे में बदल चुका था, जिसमें न समय था न चेतावनी, सिर्फ एक ऐसा अंत जिसे कोई टाल नहीं पाया। और इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान के लिए सोच पाना भी मुश्किल है। नदी का पानी उन डब्बों के भीतर भरता चला गया। लोग बाहर निकलने की कोशिश में एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोई खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई दरवाजे तक पहुंचने की, लेकिन अंधेरा और घबराहट हर रास्ते को बंद कर रहे थे। कुछ लोग किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन बहाव इतना तेज था कि उन्हें खुद को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। और जो अंदर फंसे थे उनके लिए हर गुजरता सेकंड आखिरी साबित हो रहा था। आसपास के गांव के लोगों ने जब ये मंजर देखा तो वो बिना कुछ सोचे नदी की ओर दौड़ पड़े। किसी ने रस्सी फेंकी, किसी ने नाव लाने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बेकाबू थे कि मदद भी सीमित लग रही थी। पानी के ऊपर तैरते मलबे, टूटे डब्बे और बीच बीच में सुनाई देती कमजोर आवाजें, ये सब मिलकर उस रात को एक डरावनी खामोशी में बदल रहे थे। बचाव दलों को पहुंचने में वक्त लगा, और जब तक संगठित मदद वहां पहुंची तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। कई जिंदगियां जो कुछ मिनट पहले तक उम्मीद से भरी थी अब उसी नदी की गहराइयों में खो चुकी थी। कई परिवारों को अपने लोगों का पता तक नहीं चल पाया, कई सब कभी मिल ही नहीं सके, और जो बचे उनके लिए ये हादसा सिर्फ एक याद नहीं बल्कि जिंदगी भर का डर बन गया। और जैसे जैसे ये खबर फैलती गई वैसे वैसे सवाल भी उठने लगे। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा? क्या वो पुल सच में सुरक्षित था? क्या पटरियों की हालत ठीक थी? क्या इतनी भीड़ के साथ उस ट्रेन को चलाना सही था? हादसा बिहार में हुआ, जहां उस समय सरकार की कमान जगन्नाथ मिश्र के हाथ में थी, लेकिन रेलवे तो केंद्र के अधीन था और देश की बागडोर इंदिरा गांधी संभाल रही थी, जबकि रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी केदार पांडे पर थी। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी थी? राज्य की, केंद्र की या पूरे सिस्टम की? ये सवाल और भी गहरा हो गया। संसद में आवाजें उठी, जांच की बातें हुई, रिपोर्ट की मांग हुई, लेकिन जो लोग अपने अपने को खो चुके थे उनके लिए ये बहसें सिर्फ शब्द थी, क्योंकि उनका सच उस नदी में डूब चुका था। राहत और मुआवजे की घोषणा हुई, अधिकारियों ने दौरे किए, लेकिन हर घोषणा के पीछे एक अधूरापन था, क्योंकि असली जवाब अभी भी कहीं नहीं था। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रहा, ये सिस्टम की कमजोरियों का आईना बन गया, जहां हर कोई जवाब ढूंढ रहा था लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। और यहीं से शुरू होती है उस हादसे की सबसे गहरी परत, रहस्य की परत, जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा है कि अचानक आए तूफान ने ट्रेन का संतुलन बिगाड़ दिया। तेज हवा और बारिश ने पुल पर गुजरती उस भारी ट्रेन को अस्थिर कर दिया, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि ड्राइवर ने ट्रैक पर किसी रुकावट, शायद जानवर को देखकर अचानक ब्रेक लगाया, और वही झटका पूरी ट्रेन के लिए घातक बन गया। वहीं एक तीसरी संभावना भी सामने आई कि पटरियों या पुल की हालत पहले से ही कमजोर थी और उस दिन का दबाव बस आखिरी कड़ी साबित हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक बात सबसे ज्यादा चुभती है, कोई भी कारण पूरी तरह साबित नहीं हो पाया, कोई एक सच्चाई सामने नहीं आई, और धीरे धीरे ये हादसा फाइलों में दबता चला गया। गवाह समय के साथ कम होते गए, यादें धुंधली पड़ती गई, लेकिन सवाल वहीं रह गए। क्या ये महज एक प्राकृतिक दुर्घटना थी या इंसान की लापरवाही की कीमत? क्या इसे रोका जा सकता था या ये होना ही था? और आज इतने साल बाद भी उस रात की गूंज पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बागमती नदी आज भी बहती है, पुल आज भी खड़ा है, ट्रेन आज भी गुजरती है, लेकिन 6 जून 1981 की वो कहानी उन सैकड़ों जिंदगियों की याद दिलाती रहती है जो एक पल में खत्म हो गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये उन लोगों की अधूरी कहानियां थी जो अपने अपने घर पहुंचने निकले थे लेकिन कभी पहुंच ही नहीं पाए। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कुछ हादसे वक्त के साथ पुराने जरूर हो जाते हैं, लेकिन सवाल कभी खत्म नहीं होता। और ये कहानी आपको सच में सोचने पर मजबूर करती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है ये हादसा रोका जा सकता था? और ऐसे ही सच और अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम वो सच सामने लाते हैं जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। नमस्कार।